चालू कीजिए। यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनके क्या क्या फीचर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने जो एनसीईआरटी में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, उन्होंने प्लाज्मिड का डायग्राम है एक्चुअली ये, और इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322। PBr322 PBr यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? PBr का मतलब है प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज एंड 322 इज द लैब नंबर। मतलब बॉलीवर और रॉड्रिगुएज वो दो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस प्लाज्मिड को पहली बार डिस्कवर किया, और जिस लैब में किया था वो 322 नंबर की लैब थी, तो इसलिए इसे कह दिया गया PBr322। ठीक है जी। अब यहाँ पे PBr322 आपके सामने दिया गया है, ये एक क्लोनिंग वेक्टर है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब आप समझते हैं, कल हम पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ चुके हैं। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब सिंपली वही है जिसके साथ आप फॉरेन डीएनए को अटैच करें और अटैच करने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करवा सके, मतलब वो वेक्टर के तौर पे भी काम करे और वो क्लोनिंग भी करवाने में कैपेबल हो, उसे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कह देते हैं। तो ये क्लोनिंग वेक्टर है। अब इस क्लोनिंग वेक्टर के पास में आपको क्या क्या होना चाहिए, इसके फीचर क्या होने चाहिए कि ये एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर कहलाए। मतलब इसके पास वो फीचर हो कि ये एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर कहलाए। तो इसके पास 3 मेन फीचर होते हैं, मतलब ये मस्ट है। अगर ये नहीं हुए तो वो क्लोनिंग वेक्टर कहलाने लायक नहीं है। अगर ये 3 फीचर नहीं है किसी भी वेक्टर के पास में, मतलब जिसको भी आप वेक्टर मानना चाहते हैं, इन 3 चीजों को आपको मस्ट कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो 3 फीचर क्या है? वो 3 फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर उनके पास में जो होना चाहिए वो है बेटा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहली चीज मस्ट है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब आप एक मुझे बात बताइए, अगर किसी वेक्टर के पास में ऑरिजिन नहीं है और आप उसके साथ में बाहर का डीएनए जोड़ दें और ओरिजिन यही है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये रेप्लिकेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो रेप्लिकेशन अगर आपको करवाना है, मतलब आपको क्लोनिंग करवानी है, तो ओरिजिन का होना मस्ट है। अगर ओरिजिन नहीं है तो आगे की फर्दर क्लोनिंग नहीं हो पाएगी, आगे की क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो क्लोनिंग वेक्टर के पास में सबसे पहली चीज होनी चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसलिए होना चाहिए ताकि किसी फॉरेन डीएनए को उसके साथ अटैच करा के जब आप आरडीएनए बना सको तो वो आरडीएनए रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना सके, वहां पे बहुत सारे क्लोन बन जाए। तो पहली फीचर तो आपको समझ में आ गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी, उसके पास में जो साइट होनी चाहिए या जो मेन कंपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं बेटा सेलेक्टेबल मार्कर। अब यहां से थोड़ी सी कहानी टेढ़ी हो जाएगी, यहां से कहानी थोड़ी सी टेढ़ी होने वाली है सेलेक्टेबल मार्कर से। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, ये दूसरी चीज उसके पास होनी चाहिए। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? देखिए नाम से पता चल रहा है सिलेक्शन करना है आपको। बेटे गेट बंद कर दो। और लेट लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग सब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब टाइम दे दिया था आपको, आपको होना चाहिए जल्दी आना है। अब सुनिए मेरी बात, सिलेक्शन करना है आपको। किस चीज के बीच में सिलेक्शन करना है? अब सपोज करिए आपने एक आरडीएनए बना दिया, ये आरडीएनए बना दिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। तो आपने इस आरडीएनए को एक बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया।
अब ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके और बहुत सारे आरडीएनए वाले बैक्टीरिया को तैयार करता चला जा रहा है। ठीक है, कैसे करता चला जा रहा है बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गई होगी बात कि कैसे कर रहा होगा। बहुत सारे नए बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द आरडीएनए, ये आपको कंसीडर बाय डिफॉल्ट करना है, क्योंकि मैंने पास्ट क्लासेस में आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अब आपने ये तो बैक्टीरिया यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो ये ऐसे करके कल्चर प्लेट में हमने कुछ बैक्टीरिया डाले होंगे, उन्हीं बैक्टीरिया ने डिवाइड करके कॉलोनीज बनाई होंगी ना यहाँ पे। ये तो कल्चर प्लेट में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है सारा काम। अब ध्यान से ये बात समझिएगा कि इसके अंदर कुछ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के साथ साथ, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, एक बात याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब मैंने इसके अंदर भेजा तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैंने आरडीएनए बनाया और उसको मैंने बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया तो दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। और वो बैक्टीरिया जिसके अंदर आरडीएनए पहुंच चुका है उसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर से मैंने बनाई हुई है गोल 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 छोटे छोटे, ये सब वो बैक्टीरिया की कॉलोनी है जो सब ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब जिनके पास आरडीएनए है, जिन्होंने डिवाइड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी तो होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे या नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, ऐसे भी वहां पे ग्रो कर रहे होंगे। तो कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे ऐसे हैं, उनकी कॉलोनीज हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं या नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं और रिकॉम्बिनेंट हैं। अब आप एक बात बताइए, आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है आगे चल के, तो आप किस बैक्टीरिया को पसंद करेंगे? रिकॉम्बिनेंट वाले को, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले को? रिकॉम्बिनेंट वाले को। क्यों? क्योंकि उसके पास में वही डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो प्रोडक्ट बनाएगी आपका। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो आपको इंसुलिन बनाना है लार्ज स्केल पे, और आपने जो इनके साथ में जीन कनेक्ट की थी वो इंसुलिन वाली की थी, तो रिकॉम्बिनेंट वालों के पास में तो वो जीन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वालों के पास में नहीं है। तो आप जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो आपको इन दोनों में से व्हाइट वाले चाहिए होंगे, रेड वाले बैक्टीरिया चाहिए होंगे, रेड वाले चाहिए होंगे। सिंपल सी बात है। तो हमें एक्चुअल में सिलेक्शन करना है इन्हीं दोनों के बीच में, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में हमें सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन क्यों करना है? सिलेक्शन हमें इसलिए करना है ताकि हम जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें तो अनडिजायरेबल बैक्टीरिया जो व्हाइट वाले हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ ना कर सके, ताकि आप जबरदस्ती अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को और अपने जो भी आप सबस्ट्रेट या फूड मटेरियल इनके लिए देंगे कल्चरिंग के लिए, वो उसकी बर्बादी ना हो। आप केवल डिजायर्ड बैक्टीरिया को ही ग्रो कर सके, आप डिजायरेबल बैक्टीरिया को ग्रो करें, और डिजायरेबल बैक्टीरिया आपके लिए ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इसीलिए इसीलिए हम इन दोनों के बीच में सिलेक्शन करना चाहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये तो रही बात सिलेक्शन की। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर क्या बवाल है? तो मैंने सेलेक्टेबल मार्कर का पर्पस तो बता दिया। व्हेन यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम मिक्स्ड कॉलोनी। आप मिक्स्ड जो कॉलोनीज हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की, उनके बीच में से केवल ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। अब सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है, हालांकि सिलेक्शन मार्कर अभी 3 तरीके के बताऊंगा मैं आपको, 3 तरीके के सेलेक्टेबल मार्कर्स को बताऊंगा। तो उसमें से पहला तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है वो होता है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है जी। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या बवाल है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बताऊंगा, इसका फंक्शन बताऊंगा, फिर उसके आगे की डिटेल बताऊंगा। ध्यान से समझिए। बात ऐसी है कि सपोज यहाँ पे कोई एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे एक और बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मिड है, लेकिन इसके प्लाज्मिड में एक जीन लगा दिया मैंने स्पेशल,
जिसे मैं ANTR कह रहा हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, और इस प्लाज्मिड में वो नहीं लगी हुई। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे इसको ग्रो करना चाहूं किसी एक एंटीबायोटिक में, और इसे बैक्टीरिया को भी किसी एंटीबायोटिक में मैं ग्रो करना चाहूं, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बना देगी जो इस एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा, ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। और जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं थी, वो इस एंटीबायोटिक के रेस्पॉन्स में कुछ नहीं कर पाएगी और ये बैक्टीरिया मर जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, आपने वहां पे एंटीबायोटिक को डाला तो वो बैक्टीरिया क्या हो गया, सरवाइव रहा। लेकिन जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं थी, वो बैक्टीरिया क्या हो गया, सरवाइव नहीं कर पाया, खत्म हो गया। ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम लोग पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, AMPR लिखा हुआ है, TETR, मतलब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। अगर मतलब ये जो इतना रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है पूरा, दिस होल रीजन, यहां से लेके यहां तक का रीजन, ये पूरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। मतलब अगर इस प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड अगर जिस भी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर अगर आप एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को डालते हो, तो एम्पीसिलिन इस बैक्टीरिया का, जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो बैक्टीरिया आराम से सरवाइव करेगा। लेकिन अगर ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में वो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जिस एंटीबायोटिक के नाम के आगे R लगा हो, उस एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया रेजिस्ट कर सकता है। इसी तरीके से दूसरी दे रखी है TETR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, वो टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट होगा। कहने का मतलब कि वो इस एंटीबायोटिक को भी रेजिस्ट कर सकता है, ये एंटीबायोटिक उसको नहीं मार सकती। क्लियर हो रही है? लेकिन अब बात एक चीज और ध्यान से सुन लेना, कि सपोज करो इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट नहीं है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, एम्पीसिलिन नहीं है, तो आप उसके ऊपर एम्पीसिलिन डालोगे, तो ऐसा नहीं है कि टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस देने लग जाए। ऐसा नहीं होगा कि टेट्रासाइक्लिन एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस दे। जिसके लिए वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए वो काम करेगी। मेरी बात अभी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को मैं बना के समझाता हूं, तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, कहना मैं ये चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे एक और बैक्टीरिया है, यहाँ पे एक और बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें एक प्लाज्मिड, इसमें एक प्लाज्मिड, इसमें एक प्लाज्मिड है, तीनों में एक प्लाज्मिड है। इसके पास में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। इसमें केवल एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, इसमें केवल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। ये बात आप समझिएगा। तो इसके पास में AMPR भी है और TETR भी है। इसमें केवल AMPR है और इसमें TETR है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे पहले वाले में एम्पीसिलिन वाली प्लेट में आप ग्रो कर लें, चाहे टेट्रासाइक्लिन डाल दीजिए आप उसमें, ठीक है, दोनों डाल दीजिए। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो इस एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इस टेट्रासाइक्लिन नाम के एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इसी तरीके से एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, तो अगर एम्पीसिलिन है, तो अगर आप यहाँ पे एम्पीसिलिन डालते हो, तो ऐसी कंडीशन में तो ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, क्योंकि इसके पास एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टेट्रासाइक्लिन को डालने की कोशिश करेंगे,
तो ऐसे कंडीशन में ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं देगी। ऐसी कंडीशन में अगर टेट्रासाइक्लिन डालते हो तो इस बैक्टीरिया की डेथ है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन किसी बैक्टीरिया में लगी हुई है तो वहां पे आप अगर टेट्रासाइक्लिन को डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में तो ये रेजिस्टेंस देगा, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप एम्फिसिलिन को डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं करेगा। अब इसी तरीके से बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, कैनामाइसिन, बहुत सारी टाइप की एंटीबायोटिक होती है और सबके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस है। लेकिन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जीन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए ही एक्शन लेगी, सबके लिए एक्शन नहीं लेती। ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो तो ये तो बात मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से रिलेटेड बता दी। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात से मैं थोड़ी पलटी मारूंगा क्योंकि आपकी बुक नहीं पलटी मारी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इस बात को ये समझिए कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स में नहीं होती, नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स में नहीं होती। ये आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इंट्रोड्यूस कैसे करनी पड़ेगी? तो इस बात को ऐसे समझिएगा बेटा, इस बात को आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। लिखने के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, रिकॉर्डेड ये लेक्चर मिलेगा आपको, जो बनाना हो लिखना हो रिकॉर्डेड से दोबारा बना के लिख लेना, ठीक है। मैं या फिर मैं बना दूंगा दोबारा तो जब लिखवाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझिए। अब ध्यान से सुनिएगा अगली बात। अगली बात ये है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होती। तो नहीं होती तो आपको क्या करना है, आप जब भी आरडीएनए बनाते हैं तो उस आरडीएनए बनाने वक्त यहाँ पे इस तरीके से इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इनके अंदर इंट्रोड्यूस करा दीजिए और इंट्रोड्यूस करा के आप इसे बैक्टीरिया के अंदर भेज दीजिए, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भेज दीजिए। तो जिन भी बैक्टीरियाज के पास में ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगी है वो बैक्टीरिया सरवाइव करेगा। और जिस भी बैक्टीरिया के पास में इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चाहें, आप इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, इसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, आप दोनों में से दोनों एंटीबायोटिक को डालें। अच्छा, ये जिसके अंदर हमने ये भेजा है तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट और या रिकॉम्बिनेंट, और जिसके पास में नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जब आपने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन को डाला तो भी ये सरवाइव करा, जब आपने एम्पिसिलिन को डाला तो भी ये सरवाइव करा, जब आपने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन को डाला तब भी ये सरवाइव नहीं करेगा, चाहे आप एम्पिसिलिन को डाल दें तब भी ये सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस इसके पास में नहीं है। चल सी नींद आ रही है आंख बंद करके बोला चेक कर रही थी कि थोड़ी सी नींद आ रही है नहीं आ रही। सुबह सुबह का यही हालत होती है। 9 बज रहे हैं यार, ढोर हो चुके हो तुम लोग, ठीक है। 9 से ज्यादा 9:30 बजने वाले हैं, ठीक है। आंख बंद करके ऐसे बिल्कुल बढ़िया स्वर्ग स्वर्ग में जाना चाह रही है लड़की। बेटा स्वर्ग में मत जाओ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्वर्ग में जाने वाले ऑलरेडी हैं, वो सुधर गए हैं अब धीरे धीरे, ठीक है। वो एक हमारी उत्तरांका है, सही हो गई है वो, तो है ना। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग, मतलब ऐसा क्यों है कि मेरे साथ में जो बच्चे जुड़ते हैं वो ऐसे सोने में बहुत इच्छुक हैं मतलब उनका इंटरेस्ट है, हॉबी है उनकी सोना, ठीक है, उनकी हॉबी है, मतलब ऐसे बिल्कुल फुर्सत में सो रही है। मैं यहाँ पे बोले कैसी मंगी एंटीबायोटिक, हमें कोई मतलब नहीं एंटीबायोटिक से, सोना इज मस्ट। आपने फालतू में क्लास रखी है, अचानक से रात को मैसेज करके बोलते हो कि सुबह क्लास होगी। बेटा तेरा मुरादनगर और गाजियाबाद दोनों के बीच में मेरी वजह, बेटा मैं, मेरी बात तो सुन, आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, ऑनलाइन मैंने आपको रात कहा था ऑनलाइन कर लीजिएगा आप, लेकिन अब आपकी मोहब्बत मेरी क्लास के प्रति इतनी है कि आप आ जाते हैं यहाँ पे ऑनलाइन तो बात नहीं कर सकते मुझसे। बेटा पढ़ ले, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो 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 सुनो,
सुनो, ये तो बात रही, तो आपने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया, किसके बीच में सिलेक्शन किया, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया थे, वो तो सरवाइव करे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे वो सरवाइव नहीं करे, खत्म हो गए। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। और सिलेक्शन किससे किया, एंटीबायोटिक के बेसिस पे किया है बेटा। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा नेचुरली क्यों नहीं होते, और वो भी बताने वाला हूँ। अब अगली बात ये सुनिएगा, दो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किसी क्लोनिंग वेक्टर के पास में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहली चीज। तो ये रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये हिस्सा ओरिजिन का है, ठीक है। तो ओरिजिन नहीं है तो क्लोनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। ओरिजिन सबसे पहला फीचर है। दूसरा फीचर उसके पास होना चाहिए क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब जो सिलेक्शन कर पाए रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में। और तीसरी चीज यहाँ पे होनी चाहिए जिसे मैं कह रहा हूँ क्लोनिंग साइट। तीसरी चीज यहाँ पे होनी चाहिए जिसे मैं कह रहा हूँ क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अब क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पे आप आरडीएनए को फिट करेंगे। क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पे आप आरडीएनए मतलब जो फॉरेन जीन है उसको लगाएंगे। मतलब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, सेल1, बाम-H1, हिंड3, CLA1, इकोर1, PVU1, PST1, ठीक है, PVU सेकेंड, इतने सारे नाम है। ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है बेटा, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और ये दर्शाता है ये कि अगर आप BAMH1 नाम के एंजाइम को यूज करते हैं तो वो इस जगह से कट करता है, ये दर्शाता है इस चीज को। सेल1 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालेंगे तो सेल1 इस जगह से कट करेगा और किसी जगह से कट नहीं करता। इकोर1 इस जगह से कट करता है, CLA1 इस जगह से, हिंड3 यहाँ से, PVU फर्स्ट यहाँ से, PST फर्स्ट यहाँ से, और PVU सेकंड इस जगह से। ये सब रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखें, उसका साइज क्या है, उस साइज के हिसाब से आप इनमें से किसी रेस्ट्रिक्शन साइट को यूज करें। अब रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे यूज करने, आपको दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने पड़ेंगे, दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास में छोटा फ्रेगमेंट है डीएनए का और आप उसे इसके साथ में जोड़ना चाहते हो, तो आप या तो एक काम करिए, इकोर1 को यूज करिए और PST फर्स्ट को यूज कर लीजिए। तो इतना इतना सेगमेंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा कट के, इसकी जगह आप फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई बड़ा फ्रेगमेंट है डीएनए का, तो आप हिंड3 को इस्तेमाल करें और सेल1 को इस्तेमाल करें, तो ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट इतना बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, बहुत आसान सी बात है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि अगर आपने दो से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए तो इसके बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे, बहुत सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे और आपकी क्लोनिंग जो होगी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे आपने सेल1 डाल दिया, हिंड3 डाल दिया और PVU सेकंड डाल दिया या PST1 डाल दिया, तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। देखो, अगर PVU1 डाला तो एक फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, फिर दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का बनेगा और तीसरा फ्रेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। तीन फ्रेगमेंट ये बिल्कुल खुल जाएगा, तीन पीस हो जाएंगे। इतना इतना अलग हो जाएगा, इतना अलग हो जाएगा, इतना अलग हो जाएगा, तीन फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे, पीसेस बन जाएंगे इसके मल्टीपल, और आप फिर क्लोनिंग नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी क्लोनिंग जो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर आप इंटीग्रेट करेंगे बाहर के डीएनए को, डीएनए लाइगेज से जोड़ेंगे, तो उसमें इन तीनों जगहों का होना, मतलब इन तीनों साइट में से दो साइट आपको चूज करनी पड़ेंगी। इन सारी जगहों में से ये जितनी भी रेस्ट्रिक्शन साइट इन्होंने दी हुई है। क्लियर हो रही है मेरी बात, आपको सभी को क्लियर है। चेल्सी आधी समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है, आधी तो दिमाग में नींद घुस रही है, हैं? तो बता, एक फुटबॉल क्लब है उसका नाम है चेल्सी, सुन पता है तुम्हें, सीरियसली। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, चेल्सी है, और भी बहुत सारे क्लब हैं वहां पे फुटबॉल के, ठीक है।
चेल्सी का मतलब क्या होता है बेटा एग्जैक्ट? नहीं पता? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। या तो पापा पापा मम्मी में से कोई फुटबॉल का सॉकर का बहुत ज्यादा दीवाना था, बोले लड़की का नाम चेल्सी रख देंगे भाई। ठीक है, अब सुनिए सुनिए, जैसे आजकल बच्चों के नाम, जैसे बच्चों के नाम, बहुत सारे बच्चों के नाम क्रिश क्रिश देखने के लिए, क्रिश। तो मेरे को लग रहा है कि जब वो पैदा होने वाले होंगे उससे पहले उनकी मम्मी ने क्रिश देखी होगी। ठीक है, तो हाँ उसी समय के ये बच्चे हैं जो आज की डेट में, तो उनको बड़ा नाम बच्चों का ही रख दिया क्रिश। ठीक है, क्रिश रख दिया जी। तो अब सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये तो रही बात इसकी। नहीं, इस नाम के बच्चों से मैं बहुत ज्यादा बच्चों से, ऐसे नाम के बच्चों से मैं टकराया हूँ। कृष्ण नाम के बच्चे बहुत मिले मेरे को। नहीं, इसमें बैच में तो है, स्कूल में हर दूसरी क्लास के सेक्शन में कृष हुआ करता था। मैं यार इतने कृष कहाँ से पैदा हो रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा, कृषि कृष आ रहे हैं यार, मतलब अरे कोई कोई रामू श्यामू रामलाल पैदा करो यार, तुम सब कृषि रख रहे हैं नाम यार, कुछ देसी ऐसी नाम रखो, मतलब बढ़िया सा लगे। भगत सिंह टाइप का नाम रखो तुम्हें। खैर चलिए, तो अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनके पास में तो एक भी नहीं है, और इनके पास में दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो आप सिलेक्शन तो एक के पास बेसिस पे भी कर सकते हो, आपको दोनों लगाने की जरूरत क्या है? नहीं मेरी बात समझ में आ रही? अरे ये तो ऑलरेडी रिच है और ये पुअर है, तो ये रिच तो तब भी कहलाएगा जब इसके पास में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, दूसरी भी रख लेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है उसको? मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आप सिलेक्शन इन दोनों के बीच में केवल एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेसिस पे भी तो कर सकते हो, दो को लगाने की जरूरत क्या है? एक लैम्बोर्गिनी आपके पास है, दूसरी शो ऑफ के लिए क्यों ले रहे हो? आपने एक शो ऑफ ऑलरेडी कर रखा है। मेरी बात समझ पा रहे हो ए बेटे? अब मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा। अरे दिला दूं बेटा, मैं वो छोटी वाली दिलवाऊंगा सबको, इतनी इतनी वाली एक लैम्बोर्गिनी आती है, वो ढक्कन भी खुलता है उनका ऐसे करके ऊपर को। अब सुनो मेरी बात, अब अब क्या होगा बेटा? अगर लैम्बोर्गिनी में ले रहा होता तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना पढ़ा रहा होता, मैं भी अभी सो रहा होता या फिर कहीं घूम रहा होता। ठीक है, आओ पढ़ते हैं, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा बेटा, बेकार है लैम्बोर्गिनी, बेकार चीज है, ध्यान मत दो बेटा। ठीक है, हाँ बहुत घटिया चीज है, जो ना मिले वो घटिया है। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। अब क्या होगा, अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो सिलेक्शन करने के लिए आप दोनों में से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इस्तेमाल कर लें। क्यों इस्तेमाल कर लें? उससे आपके पास में जगह बचेगी, क्योंकि यहाँ पे जगह बचाने वाली चीज है, छोटा सा तो ये है। इसमें से आप अगर दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लगा देंगे तो आप ये देखिए, इतना एरिया ये कवर कर रही है और इतना एरिया ये कवर कर रही है। तो अब आप एक काम कर सकते हो, दोनों में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हटा दो। क्यों? उस जगह बना दो क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट मतलब उस जगह लगा दो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको लगानी है ना इसके साथ में। तो इन दोनों जगहों में से ढूंढ लो आपको कहाँ लगानी है वो। तो सपोज करो आपको अगर लगता है कि भाई यहाँ से लेके ये वाला सेगमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और आपके पास में अच्छा जीन का फ्रेगमेंट है जो इसमें फिट हो सकता है, तो आप हिंड थर्ड सेल वन को आप डालें, ये बाहर निकलेगा, फॉरेन जीन आएगी, लाएगी इसकी मदद से, इसमें जोड़ दीजिए। दोनों एंड पे स्टिकी एंड बन चुके होंगे। स्टिकी एंड क्या होते हैं आपको पता होगा, शुरुआत की क्लासेस में हमने बात की है उसके बारे में। या आप अगर इस जगह को नहीं यूज करना चाहते तो आप पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करें PST1, ये, और दूसरा CLA1 या हिंड थर्ड, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। तो आपका इतना फ्रेगमेंट बाहर निकलेगा, उतना ही जीन का सेगमेंट इस जगह आके इंटीग्रेट कर सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आप क्लोनिंग साइट के तौर पे वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दोनों में से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आप क्लोनिंग साइट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मैंने अब तक क्या बताया कि फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज,
ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर पे क्या होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे हम किसे यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। तो जिनके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगी वो क्या करेंगे, उनको हम सिलेक्शन कर सकते हैं, उन ट्रांसफॉर्मेंट्स का या रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, किसके बीच में से, नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में से। यहाँ तक की बात क्लियर है। और तीसरी जगह वहां पे होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो जगह है जहां पे आप फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे। तो जिस जगह पे इंसर्ट किया जाएगा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको ध्यान रखना है कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट के बेसिस पे आप करेंगे। और याद करिएगा कि हमेशा आपको 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने हैं। 2 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में मल्टीपल फ्रेगमेंट हो जाएंगे इसके, इस डीएनए के या इस प्लाज्मिड के, और वहां पे आपकी क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह पे बाहर की जीन को लगा सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? पक्का क्लियर है सभी को? बहुत अच्छी बात है। आप सभी को आई होप ये बात समझ में आ गई हो। ये तो रही बात क्लोनिंग वेक्टर की, ठीक है। अब अगली बात ये है जो थोड़ी सी आपको जो है ना दिमाग को थोड़ा घुमाएगी। ये वाली बात जो अब तक बताई है ये तो बड़ी आसान सी थी। आपसे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर। मतलब 95% टाइम अगर क्वेश्चन इसमें आता है तो सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर क्वेश्चन आता है। या अगर एक्सप्लेन वे में पूछेंगे तो एक्सप्लेन में आपसे पूरा का पूरा डायग्राम दे देंगे कि आप इसके बारे में पूरे फीचर्स के एक्सप्लेन करिए। या आपको सिंपली बोलेंगे कि आप पहले एक PBR 322 को ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए। ये इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। और भी कई नेचर के क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं सारे क्वेश्चंस को करवा दूंगा। नीट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं करवा दूंगा। आसान है, बस समझ लो एक बार तो आप क्वेश्चन सारे बना पाओगे। अब अगला टॉपिक जो इसी में मस्ट पूछा जाता है, मतलब मस्ट मतलब जिसको आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और हो सकता है बोर्ड में इस साल इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आए। टॉपिक एक ही है लेकिन उसके सब टॉपिक्स हैं ये। पहला हमने फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर नाम का टॉपिक पढ़ा था, उसी के अंदर 3 सब टॉपिक पढ़े थे। कौन से? ओरिजिन, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। अब इसी का एक और सब टॉपिक है, उसे कहते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है तो वो भी जान लीजिए। मैं टॉपिक लिख रहा हूं बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन, अब इस बात को क्या है, इस पहले तो इस वर्ड का मतलब जानिए, फिर कहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी एप्लीकेशन क्या है उसे हम समझेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान से समझिएगा बेटा मेरी बात। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट में ये एक बैक्टीरिया है, एक ही बैक्टीरिया में मैंने बनाया है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगी हुई है। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कह दे रहा हूं, दूसरी को मैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कह दे रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, एक फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया और उस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इंसर्ट कर दिया इस प्लाज्मिड के अंदर, और उस जगह पे इंसर्ट किया जहां पे कभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हुआ करती थी। तो अब एक बात बताइए, मैंने जब इस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले रीजन पे लगा दिया या इंसर्ट कर दिया, तो क्या अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम कर पाएगी? फंक्शनिंग उसकी रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उस जगह तो हमने बाहर की जीन लगा दी है। तो जब आपने बाहर जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस जगह पे इंसर्ट किया जिसकी वजह से वहां पे जो एग्जिस्टिंग जीन थी उसका सीक्वेंस डिसरप्ट हो गया और वो
इनएक्टिवेट हो गई, उसी चीज को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट किया, इनएक्टिवेट किया, इंसर्ट किया, इनएक्टिवेट किया, सिंपल सी बात है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने बाहर की फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंसर्ट किया है, जिसकी वजह से वहां की जो एग्जिस्टिंग जीन है वो इनएक्टिवेट हो चुकी है। उसी चीज को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह देते हैं। मेरी बात क्लियर है सभी को? पक्का क्लियर है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, सेलेक्टेबल मार्कर वाली, उस बात में मैं थोड़ा सा अब चेंज ला रहा हूं। अब चेंज क्या ला रहा हूं? यहां पे ये कल्चर प्लेट है और यहां पे एक और कल्चर प्लेट है, एक और कल्चर प्लेट है। इसमें एक बैक्टीरिया है और इसमें भी एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरिया के अंदर भी एक प्लाज्मिड है। दोनों में ही मैं लगा रहा हूं, दोनों में ही एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। इसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस भी है, दोनों में। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट ली और उस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट से इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं कर सकती। क्लियर है मेरी बात? अब आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एम्फिसिलिन को या एम्फिसिलिन वाली प्लेट में इस बैक्टीरिया को ग्रो करता हूं तो क्या ये सरवाइव करेगी? बहुत तकड़ी नींद आ रही है इसको, आंखें पूरी ऊपर है और ये इतनी टॉप की नींद है, वास्तव बता रहा हूँ। मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। हमारे भी घर वाले हमें कभी 4-4 बजे, लेकिन 4 बजे तो नहीं है यार अभी। मम्मी हमें क्या करती थी, सर्दियों के दिन में मुझे याद है, हम दोनों भाइयों की रजाई छीन लिया करती थी। हम दोनों भाइयों की रजाई छीन लिया करती 4 बजे और हमें ना बोलते पढ़ो बैठ के। वो अपनी किचन में चली जाती थी, हम दोनों भाइयों को लग रही होती ठंड। ठीक है, तो हम बोलते थे क्या करें, तो हम ऐसे सिकुड़ के फिर सो जाते थे। तो मम्मी आती थी, फिर गाल पे चाटा मार के उठाती थी हम दोनों को, सो गए। ठीक है, अरे ठंड में बहुत हमारे साथ में नाइंसाफी हुई। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो जब मम्मी आती थी तो हम ऐसे आँख खोल के जबरदस्ती दिखा रहे होते थे मम्मी को, उठ तो रहे हैं, मार्क्यूरियो में पढ़ लेंगे। हाँ, बस सर्दियों में। और सुबह की नींद सपोज करो 4-5 बजे वाली नींद इतनी बेहतरीन होती है। उस टाइम पे मम्मी हमें उठा दिया करती थी, दोनों भाइयों को हमारे, और उठा के बैठ के बोल पढ़ो पढ़ो, निला धुला देती। और सुबह कौन नहलाता है 4 बजे यार आदमी? ठीक है, हमें नहला दिया करती थी, विश्वास मानो, नहला दिया करती थी। और हम जब ज्यादा मतलब टैटू करते थे तो ठंडे पानी से नहला दूंगी। ठीक है, तो हम डर के मारे नहा लेते थे चुपचाप के, मारेंगे अलग ठंडा पानी अलग, दो दो सजा मिलेंगी। तो हम जो है मम्मी से कुछ नहीं कहते थे कि ठीक है नहला दो, चुप ना लेंगे, गर्म पानी से, गुनगुने पानी जैसे, ठंडा पानी नहीं प्लीज। ठीक है। हाँ, और नहला के भैया हमें हमें बैठा देती थी। फिर हमें जब बैठा तो देती थी पढ़ने के लिए मम्मी, लेकिन हमें वहां पे नींद बहुत बेहतरीन आती थी। ऐसी वाली नींद आती थी जैसी ये ले रही है ना, ऐसी आंखें ऐसे बैठे रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते, तुझे भी आ रही है? हाँ यार मुझे भी आ रही है। फिर हम कहते थे यार सो जाए, बोला नहीं यार मम्मी का डर है, मम्मी आ जाएगी। हाँ, मम्मी का बड़ा डर था। पापा ने इतना नहीं पीटा जितना मम्मी ने पीटा। हाँ, पापा तो बेचारे ड्यूटी पे रहते हैं अपना, कहाँ काम, मम्मी रहती है पूरे दिन, वही सर्विलांस है हमारा, सीसीटीवी कैमरा लाइव। पूरे दिन हमारे ऊपर नजर रखने के लिए कि क्या कर रहे हो। तो हमारे गाल पे दोनों के तमाचे लगा करते थे। फिर हम उठ जाते थे, झाँक के उठ के एकदम उठ के बैठते थे, ऐसे जैसे थप्पड़ लगता था एकदम ऐसे होता था, एकदम अटेंशन में आ जाते थे, अटेंशन में आके बिल्कुल पढ़ना चालू करते थे। फिर थोड़ी देर हुई, फिर नींद का झोंका सा आया,
ऐसे ऐसे हिलने लग जाते थे बैठ के। तो बड़ा, वो भी दिन बड़े अच्छे थे। चलिए अब सुनिए मेरी बात। अब यहाँ, हाँ बेटे, है क्या क्या आपको आपकी मम्मी है नहलाती थी? हाँ छोटे थे तो मम्मी नहलाती थी बेटा। अरे जब उनको ये लगता, देख कभी कभी हम क्या करते थे, स्किप कर जाते थे नहाने को। मतलब हमको मम्मी बाथरूम में भेजती थी, तो हम क्या करते थे, हम मुंह हाथ धो के बाल बाल गीले करके, शरीर को हल्का हल्का गीला करके, ठंड से बचने के लिए, नहाना पसंद नहीं था सर्दियों में सुबह सुबह, और कौन इतनी सुबह उठा के नहलाता है, तो हम ना ऐसे ड्राई क्लीन करके निकल आते थे बाहर। ठीक है, तो मम्मी को पता चल गया कि ये लोग ड्राई क्लीन करते हैं, और वही टैक्टिक हम दोनों भाइयों ने अपनाई हुई थी घर वालों को डॉज करने के लिए, कि हम बाथरूम के अंदर जाएंगे, पूरे पानी को बहा देंगे, उसमें से एक मग के पानी से हल्का हल्का पूछ लेंगे, मुंह मतलब ड्राई क्लीन कर लिया, और क्या नाम है, उनको मम्मी बोले नहा लिए, हाँ देख लो बाल बाल गीले हैं। तो ऐसे, तो फिर उन्हें पता चल गया कि ये लोग स्किप करते हैं नहाने को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेट पे खड़े होके हमारे अपनी आंखों के सामने नहलाया करती थी कि ये जो है मक्कारी ना करे, मतलब समझ रहे हो, घर वाले शातिर होते हैं यार, तुम समझती नहीं हो बेटा, मम्मियों के पास बहुत पावर होती है। ठीक है, मम्मियाँ बहुत बहुत दिमाग वाली और बहुत बहुत पावरफुल होती है। तो अब सुनो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन को डाला तो ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एम्पिसिलिन को डाला तो ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गया, ये बैक्टीरिया सरवाइव कर गया। लेकिन जब आपने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन डाला, जब आपने टेट्रासाइक्लिन डाला, तो टेट्रासाइक्लिन में, तो इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, इस जीन का क्या हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, जिसकी वजह से ये जीन तो खत्म हो गई, तो इससे मिलने वाला जो रेजिस्टेंस था वो भी खत्म हो गया। लेकिन जब आपने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन को डाला तो इसके पास रेजिस्टेंस था, ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में से मुझे बताइए रिकॉम्बिनेंट कौन सा बैक्टीरिया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा वाला है। अबे एम पे रहपट मारूंगा तेरे, एम पे रिकॉम्बिनेंट है, जिसके अंदर फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लगी है वो रिकॉम्बिनेंट है, पहला वाला बैक्टीरिया। तो अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो बैक्टीरिया हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, या जो रिकॉम्बिनेंट है। और ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है जी। तो अब आप एक बात बताइए, आपने किसको मार दिया, ट्रांसफॉर्मेंट को या रिकॉम्बिनेंट को, और बच्चा को जिंदा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनके अंदर पहले से लगी हुई है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने बोला था ना अपनी बात में थोड़ा बदलाव लाऊंगा मैं। पहले क्या बोला गया था कि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट थे उनके अंदर बाहर से जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया था, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं थी बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं थी। यहाँ पे दोनों के पास में क्या है, शुरुआत से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, और आपने इसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे सपोज करिए कोई ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, मैं अब ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहा हूँ, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको याद रखिएगा अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपने ये दो बैक्टीरिया लिए, दो बैक्टीरिया का एक ही बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले
आपको एक बात का पता है कि टेट्रासाइक्लिन जीन की जगह पे फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लग चुकी है, ये जीओआई लग चुकी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे नहीं है, तभी ये आरडीएनए बनेगा। ठीक है, चल सी नींद आ रही है? मैं अब की बार तो तू सोई, मैं पानी फेंक दूंगा तेरे ऊपर। हाँ, मेरे ऊपर पानी फेंका गया है मेरे ऊपर पानी फेंका गया है, मुझे याद है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब क्या हुआ, जब आपने इस बैक्टीरिया को विच इज कंटेनिंग दिस प्लाज्मिड अलोंग विद एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, आपने इसे ट्रांसफर किया एम्फिसिलिन कंटेनिंग प्लेट में। तो एम्फिसिलिन कंटेनिंग प्लेट के अंदर आप एक बार बताइए, ये बैक्टीरिया जिएगा मर जाएगा? जिएगा, सरवाइव करेगा, क्योंकि इसके पास में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रेजिस्टेंस जीन है। बेटा इधर देख ले ढोर, दोनों में एक एक रहपट मारूंगा, गर्माहट आ जाएगी। ठीक है, इधर देख लो, इधर इधर देख लो, उसकी आंखों में से पानी आ रहा है ऐसे, आंखों में ढोर। पता नहीं यार, मैंने मेरी फूटी किस्मत, मैंने सुबह की क्लास रख ली यार। तुम तो इतने बड़े जानवर हो, मुझे पता नहीं था तुम्हारी रियलिटी खुली है ऐसे में। बैठ गए गंदी गंदी शक्ल लेके बैठे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, मातम सा बना रखा है। अब सुनो मेरी बात यार, स्कूल स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? मेरे को लक्षणों से लग नहीं रहा तुम्हारे स्कूल जाते हो तुम। उठा तो जाता नहीं है तुम पे, 9 बजे तो तुम्हारी नींद आ रही है, क्लास में बैठ के झपकियां ले रहे हो तुम। अब सुनो, मूवी देखना बेटा, देख तू तो सही कह रहा है, तू तो है भी उस लायक ही। मूवी देखना तभी तो तेरे नंबर नहीं आते, तो देख के करेगा ही क्या? तो कुछ भी कर ले, रहेगा तो खच्चर ही। अब सुनो आगे की बात, पढ़ता है नहीं, ऊपर से बकवास करवा लो, दुनिया भर की बकवास करके सुना देगा। अब आपने इस बैक्टीरिया को, जो इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम में रखा था, आपने इसी बैक्टीरिया को अब ट्रांसफर कर दिया है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट में। आपने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग जो प्लेट है, इसी बोतल से सिर पे मार दूंगा, यहीं खत्म हो जाओगी। इसी बोतल से हत्या कर दी जाएगी। खबर छपेगी, शास्त्री नगर में एक टीचर है, उसने अपनी एक छात्रा को मिल्टन की बोतल मार दिया। क्यों? कि वो पढ़ा रहा था और पढ़ाते वक्त कहाँ है मेरा डंडा, वेयर इज, ठीक है, तो वो पढ़ा रहा था और पढ़ाते वक्त कुछ छात्रों ने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी और उसने उनको मार दिया। मेरे को पुलिस पकड़ेगी तो मेरा इंटरव्यू दिया जाएगा, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं उन्हें बता रहा था कि बैक्टीरिया को कैसे ट्रांसफर करना है, मैंने टेट्रासाइक्लिन लिखा था और पीछे से बोतल गिरा दी। मेरा दिमाग खराब था, मैंने मार दिया इसलिए मैं शांति से कह रहा हूँ, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात, बच्चों में दहशत फैल गई, दहशत तो फैल जाएगी बेटा अगर मैं पीछे आ गया, और ऐसी फैलेगी डंडियां छप के ही जाएंगी। घर वाले ऐसी जगह मारूंगा, घर वालों को दिखा भी नहीं सकता कि पापा मैं पीट के भेजा हूं कहाँ पीटा पापा, बोला पता ही नहीं सकता पापा मैं। अब इधर देख ले, अब यहाँ पे क्या होगा, इसलिए मेरे साथ बकवास नहीं करना, ज्यादा तेज बनेगा तो सीरियसली मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, अभी बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, आपने जब इसे ट्रांसफर कर दिया, जब आपने इसे ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे इस कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में आपको ये बैक्टीरिया के पास में टेट्रासाइक्लिन जीन तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, उसकी जगह तो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगी हुई है। ऐसी कंडीशन में ये बैक्टीरिया मर जाएगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इन्हें जिंदा और मार क्यों रहे हैं इतनी देर से इसका मकसद क्या है? मतलब हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को तो जिंदा रख रहे हैं और जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसे मार रहे हैं। तो बहुत ही मतलब छोटा सा एक, आप कहोगे इतनी सी बात के लिए इतना बवाल, मतलब कोई बात नहीं थी और बात भवंडर खड़ा कर दिया तुमने। बस ये इसलिए किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए
कि ये जो किया ना इन्हें मारा गया है, बस ये चेक करने के लिए किया गया कि इंसर्ट लगा या नहीं लगा, बस ये चेक करना है। मतलब इन्हें ये पता करना है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाई थी ना आपने, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट हो गई है इस जगह पे जाके नहीं हुई है, इसी चक्कर में ये रायता फैला दिया गया है। लेकिन ये जो प्रोसेस है बेटा चल से क्यों किया गया? हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है, इसीलिए हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेंट को ही मार डाला। क्यों मार डाला? कि अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वहां पे खत्म हुई है तभी इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लग पाई है, और जब वो वहां पे लगी है, अगर हम टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं तभी ये मर रहा है। अगर इंसर्ट नहीं लगता तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यहाँ पे जिंदा होती, वो खत्म ना हुई होती, इनएक्टिवेट ना हुई होती, वो एक्टिवेटेड रहती, टेट्रासाइक्लिन में भी इसका कुछ ना हो पाता। लेकिन इंसर्ट लग गया, इसकी वजह से ये जो जीन है क्या हो गई है, इनएक्टिवेट हो गई है, और इसीलिए वो बैक्टीरिया मर जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि सारे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को मारा गया होगा, मतलब ऐसा हुआ होगा जैसे ये एक कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया रहे होंगे, तो इनमें से एक आध रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को निकाल के ये सारा काम चेक करके देखा गया। ये चेक करके सपोज करो ये बैक्टीरिया ले लिया और इसी के साथ में कर लिया। ये क्यों किया गया? ताकि ये पता चल जाए कि सच में ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग है या नहीं है, या हम जबरदस्ती में काम कर रहे हैं। मतलब आप इसे चेक भी ना करो, आगे का प्रोसीजर कर दो, प्रोडक्ट की जगह कुछ और ही बन के आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ये इसीलिए किया गया। लेकिन ये जो प्रोसीजर था ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग करनी पड़ती है। साइमल्टेनियस प्लेटिंग किस पे करनी पड़ती है? आप एक बार उसे एम्पिसिलिन कंटेनिंग प्लेट में करो, फिर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट में करो, तो दो प्लेट्स में आपको एक साइमल्टेनियस प्लेटिंग करके रखनी है ताकि आप इसे चेक कर सके। तो ये प्रोसीजर जो है काफी ज्यादा लेबर स्टेकिंग बन जाता है, कम्बरसम बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है। बेटे नहीं कर सकते हो? अरे मेरे लाल, मेरे बेटा, यहाँ पे ये दोनों जो थे, ये दोनों ही पहले नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ करते थे। अरे जब तक इसके पास में टेट्रासाइक्लिन थी, ये भी तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ही था, ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट ही है। आपने तो फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर लगाया, तभी तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये प्रोसीजर काफी लेबर स्टेकिंग है, कम्बरसम है, साइमल्टेनियस प्लेटिंग चाहिए, इसीलिए ये मेथड को ज्यादा ऑप्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही बात, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है इस चैप्टर में तो वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हमने क्यों किया था और इसमें क्या डिमेरिट थी, और इस मेथड को रिप्लेस करके फिर एक नया मेथड आया जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। वो इससे आसान प्रोसीजर है, वो बिल्कुल आसान प्रोसीजर है। हालांकि इंसर्शनल एक्टिवेशन वहां पे भी होगा, लेकिन वो थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? अगली बात ऐसे समझिएगा। देखिए यहां पे नया टॉपिक है ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर। ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, इस बात को समझिएगा। देखिए ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर में क्या होगा, यहां पे मैं अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बात नहीं करूंगा, अब एक नई जीन ले आ रहा हूं मैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन याद करिए, आप लैकोपेरॉन पढ़ा था, लैकोपेरॉन में 3 जीन पढ़ी थी, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड बनाती थी किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई परमिएज, और लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज को बना रही थी ना। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये एक और बैक्टीरिया ले रहा हूं मैं, ये एक और बैक्टीरिया ले रहा हूं। इन दोनों ही बैक्टीरिया के अंदर मैंने प्लाज्मिड लगा दिया, इस बैक्टीरिया के अंदर भी मैंने प्लाज्मिड लगा दिया।
अब इस प्लाज्मिड में मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ठीक है, इसके अंदर मैंने ये लगा दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ये लगा दी मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ठीक है जी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन दोनों में लगी हुई है। ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है, एक बारी में समझ में आ जाएगी। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, ये जीन है, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अरे वो तो जीन थी ना भाई, तो बनाएगी क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो केमिकल है उसे बनाएगी वो जीन। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब बनेगा, तो अगर आप यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नाम की चीज को डालते हैं, किसी केमिकल को बोला गया, उसको केमिकल को याद नहीं रखना है, उसको बोला गया सिंपली क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को डालते हैं, तो वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ में ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन रिएक्ट करके ब्लू कलर की फॉर्मेशन करती है, ब्लू कलर की फॉर्मेशन करती है। और दूसरे वाले में हमने क्या किया है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, हमने इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया है, हमने इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया। अब एक बात आप बताइएगा कि जब किसी जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या ये जो जीन एग्जिस्टिंग थी ये बचेगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन यहाँ पे नहीं बची, और जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन यहाँ पे नहीं रही, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब आप यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करोगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को आप जब ऐड करोगे, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किसी चीज के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जब जीन नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं होगा, और जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो वहां पे कोई कलर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आप रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कलर के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ब्लू कलर की कॉलोनीज फॉर्म कर रहा हो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जिसमें कोई कलर ना आ रहा हो, मतलब व्हाइट कलर कह लीजिए आप, तो वो रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट क्यों, जिसमें फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लगी हुई है। तो ये सबसे आसान मेथड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। इससे पहले वाला भी था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही थी भाई, उसमें दिक्कत क्या थी कि एक तो इतना बड़ा फालतू का प्रोसीजर बन रहा है, वो आप दो दो प्लेट पे साइमल्टेनियस प्लेटिंग कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट को मार डाल रहे हैं, ठीक है, बस ये चेक करने के लिए कि उसमें इंसर्ट लगाया नहीं लगा। यहाँ पे आप देखो इंसर्ट बिल्कुल पता चल रहा है, देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन गई, कलर नहीं दे रही, मर थोड़ी रहा है, कलर ही तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे तो सीधा जिसके पास में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, वो बैक्टीरिया सिंपली खत्म हो जा रहा था, ये उसकी डिमेरिट थी। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको, पक्का क्लियर हो रही है। ये तो रही बात। अब मैं आपको एक काम कर रहा हूं, एक मैं आपको पेज भेज रहा हूं, उस पेज को आपको अभी के अभी पढ़ना है, अभी के अभी पढ़ना है, और अभी कंक्लूड करना है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अभी जल्दी करिए, काम करिए, मैं आपको भेज रहा हूं उस पेज को, जल्दी से आपके ग्रुप पे भेज रहा हूं बेटा। वो जो है ऐसा करें, वो नोट से पढ़ लें, जिनके पास में फोन नहीं है वो नोट से पढ़ लें। लीजिए मैंने ग्रुप में भेज दिया एक पेज, भाई आपके पास पहुंच गया होगा, आप जल्दी से करें, पढ़ना चालू करें। जल्दी से फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर को जल्दी रीड करें भाई। जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो लोग एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, या मैंने पहले भी डाला हुआ है उसकी नोट्स डाले हुए हैं इस चैप्टर के, उन्हें आप रीड कर सकते हैं।
जल्दी करें। और किसी लाइन में डाउट आता हो तो आप उस डाउट को मुझसे पूछें तुरंत। जल्दी करिए। और बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में अगर आप कहोगे सर सबसे पहला अगर इंपॉर्टेंट आप बताओगे तो क्या है, तो वो ये टॉपिक है जो आज मैंने पढ़ाया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर का मैक्सिमम, 3 नंबर का मिनिमम आएगा क्वेश्चन बोर्ड में। 5 का मैक्सिमम, 3 का मिनिमम, 3 से नीचे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा और आएगा जरूर। है बेटे, लाइगेशन ऑफ, बेटा तेरी अंग्रेजी कमजोर है, तू छविल दास का छात्र है ना, तेरी गलती नहीं है, ठीक है। लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए का मतलब है कि बाहर के डीएनए को जोड़ना, लाइगेट करना फॉरेन डीएनए को, ठीक है। बेटा अंग्रेजी की क्लास जब होती थी तो कहाँ क्या करता था, हैं? सो जाता था। इतनी यार आजकल के जमाने में तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों की, हैं? यूट्यूब पे मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्या देख लिया करो। अच्छा यूट्यूब पे इंग्लिश की स्टोरी देखता है। गनीमत है इंग्लिश की स्टोरी देखता है बेटा, कुछ और मत देखना। बड़ी तबाह जिंदगी यार। ऐसे सो रहा है बैठ के, आंखों में से पानी क्यों आ रहा है, क्या कह रहा है, भीगी पलकों पे नाम तुम्हारा है। हैं? अच्छा जब मैं ज्यादा पढ़ लेता हूँ तो मेरी आंख में से पानी आने लगता है, मतलब तू ऑटोमेटिकली रोने लगती है, तेरी आंखें क्यों पढ़ रहा है। पढ़ लिया भाई, जल्दी पढ़िए बेटा, जल्दी पढ़िए बेटा। मैं कह रहा हूँ कॉमिक सॉन्ग्स मत पढ़ो, छोले कुलचे का ठेला लगाओगे मान जाओ, नहीं तो ठीक है। भटूरे का कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पे खाने आया करूंगा, नहीं तो पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ। छोले कुलचे सब्जी ले बेचा करोगे, टिंडे ले मूली ले, ठीक है, ऐसे ही बेचते फिरोगे मेरे ससुरो, पढ़ लो नहीं तो। मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, हाँ बिजनेस इंटरप्रेन्योर बन जाओगे तुम ढंग के, मान जाओ पढ़ लो, ठीक है। मत पढ़ो कॉमिक्स और मत देखो यूट्यूब ज्यादा, इंसान बन जाओगे।
नहीं तो रुद्राक्ष मुझे मिलेगा किस दिन? रुद्राक्ष कह रहा नहीं मैं नहीं। सोच तेरे को फोन नहीं मिलता तब तेरी ये हालत है, फोन वोन मिल रहा होता तो क्या ही मचा देता है। बढ़िया करते हैं बेटा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनकी इस बात को, उनकी इस उस चीज को, सोच को। नहीं मिलना चाहिए तुम्हें फोन, मक्कार हो तुम। और जिनको मिले हुए मैं तो चाह रहा हूँ उनके ही छीन जाए। ठीक है। हाँ जी, देखिए पढ़े, मेरी तरफ घूरने की जरूरत नहीं है, डंडा मारूंगा एक। सर आज प्रतिभा नहीं आई। तो मैं क्या करूं, प्रतिभा नहीं आई तो? पढ़ लिया भाई, सारा समझ में आ गया, पक्का समझ में आएगा। अच्छा ऐसे छुट्टी थोड़ी करूंगा मैं, ऐसे छुट्टी थोड़ी करूंगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन निकाल लो बेटी, क्वेश्चन निकालो। आज देखो एक फ्रेश टॉपिक हुआ है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चंस निकाल लीजिए। आप एक बार नीट वाले सेक्शन पे पहुंच जाना, नीट वाले सेक्शन पे पहुंच जाइए पहले आप। मैं आपको ये बता देता हूँ नीट में किस तरीके के सवाल आएंगे इसके अंदर। आप ये देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 देखना, नीट में क्वेश्चन नंबर 37 देखना बेटा। द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई कोलाई बैक्टर PBR 322. Which one of the given option correctly identified certain components? जल्दी बताइए बेटा, सोच समझ के बताना है। ओए आंसर देखना नहीं। अच्छा आरओपी का मतलब नहीं बताया बेटा, सुन लीजिए मेरी बात। एक रीजन और था आरओपी रीजन, उसका मतलब और जान लीजिए। मैं बेटा अभी 9:30 से है ना आपकी क्लास, अभी तो 12th की चल रही है बेटा। हाँ जी, ओ सॉरी 9:30 कह रहा हूँ, 10:30। नहीं नींद का असर नहीं, मैं तो बीमार हूँ बेटा, मेरे मेरे नींद का असर नहीं है, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ऑलरेडी मेरा दिमाग कंफ्यूज्ड है, तबीयत। अच्छा देखना यार कितना गंदा लड़का है ये। ठीक है, कह रहा है एक पैक मारो सब सही हो जाएगा। शुभ यार, मैं तो तुझे सात्विक इंसान समझता था, तू तो हिरन की खाल में भेड़िया छिपा हुआ है। ठीक है, हिरन की खाल में भेड़िया है तू तो। अरे एक पैक मारो, दवाई ववाई नाम की भी चीज होती है मेरे भाई। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरी दोनों जेबों में दवाई रखी हुई है, एक जेब में पीपल लौंग रखी हुई है, ठीक है, उनसे मैं काम चला ले रहा हूँ, चिंता मत करो। इधर देखो बेटा, आरओपी रीजन का मतलब जान लीजिए। आरओपी का मतलब क्या होता है? आरओपी का मतलब है बेटा रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। आरओपी मतलब रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड। रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड का मतलब ये होता है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इनके कॉपी नंबर को, प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। मतलब किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे प्लाज्मिड ना हो जाएं, किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे प्लाज्मिड इकट्ठे ना हो जाएं, ज्यादा रेप्लिकेशन ना कर लें, तो आरओपी क्या करता है, उनके कॉपी नंबर को कंट्रोल में रखने का काम करता है, ताकि किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे प्लाज्मिड ना फैल जाए। तो ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या किया इसने? मतलब हाँ, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ सकती है उसकी। तो रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड क्या करता है, उनके प्लाज्मिड के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है बेटा। है मेरी बात? क्या अब क्लोनिंग तो हो रही है मेरे भाई। यार कहाँ क्या दिमाग वाला आदमी है यार तू। एक तो तेरे को, मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती, तेरे को पता नहीं 12वीं में कैसे पहुंच गया तू, ऊपर से कह रहा है क्लोनिंग नहीं हो सकती। अब क्लोनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको कम करने के लिए है ये। मैं तबीयत खराब है मेरी, छेद दूंगा तुझे।
तो तेरी तबीयत खराब है तो तू बैल बुद्धि फालतू बात करेगा, आना जाना कुछ है नहीं, जबरदस्ती की बात करनी है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा आप ये बता दीजिए। AMPR और TETR दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। नेक्स्ट आप बेटा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 और 43 दोनों ही देख लीजिए बेटा। पहले 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। एंटीबायोटिक्स को कैसे यूज किया जा सकता है? सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे। किसके तौर पे? और क्वेश्चन नंबर 46 देखना, जल्दी से पढ़ो। और इस आंसर को बिना पीछे देखे अगर किसी ने सही बताया तो मैं उसके लिए क्लैपिंग करवा दूंगा, ठीक है। अबे तू चुप बैठा रहा, तू तो चुप पे बैठा रहा, तेरे से मेरे को बात नहीं करनी। तुझे सुन नहीं रहा, तूने पीछे देख के आंसर लगा रखा है या तूने पीछे देखा तो पीछे से देख लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ानी है अभी बच्चों ने और तूने आंसर बता दिया। भाई यहां पे बोला गया है सबसे पहला ऑप्शन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। दोनों ही अल्फा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तीसरा लिखा हुआ है इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम कोई हमने नहीं पढ़ा, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा दे रखा है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इधर देखिए, इधर देखिए, ये वाला जो बैक्टीरिया था, ये वाला, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट था जिसमें फॉरेन जीन नहीं लगाई, इसमें फॉरेन जीन लगाई गई, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है या नहीं है? तो बस इतनी सी बात है यहाँ पे जो करी गई है। और ये लेटेस्ट कौन से साल में पूछा गया है? नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 47 बताना जरा बेटा। तू बोलेगा नहीं, मैं छेद दूंगा अगर तू बोला। कैसे बोला बेटा? इसमें क्या पूछा गया? इसका क्वेश्चन का वो बता दे मुझे। तेरे सर, चल मैं मानता हूं तुक्के लगते हैं, क्वेश्चन तेरे को समझ में आता है? बकवास मत कर तू मेरे से, बकवास मत कर मेरे से, तू बता रहा हूं मैं तुझे। पढ़ना, इसका क्वेश्चन का मतलब बता दे मुझे, मैं तुझे मैं मान जाऊंगा तूने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है। बकवास कर रहा है, बताना जरा। ए गर्दन कैसे ऊपर नहीं हो रही तेरी? अब बता, मैं नहीं तो छेदूंगा तुझे, जल्दी बता। क्वेश्चन नंबर 47 बताना, ये क्या पूछना चाह रहा है, इसकी हिंदी बता दे बस, मुझे ये जान ले ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है सर। अगर तूने ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा हाँ तूने क्वेश्चन पढ़ा और खुद से सॉल्व किया है। देखो तो समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलो, कैसे समझाऊं? चुप बैठा रहे भैया। यहाँ पे सिंपली पूछा हुआ है कि किस एंजाइम, which enzyme will be produced in a cell if there is a nonsense mutation in LEC-Y gene। मतलब कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा अगर, होगा अगर वहां पे LEC-Y जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। तो तीन जीन होती है ZYA, तो LEC-Z बनाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बनाएगी परमिएज, और ये बनाएगी ट्रांस एसिटाइलेज। तो आप सिंपली देखिए कि कौन सा एंजाइम सेल में प्रोड्यूस होगा अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है। नॉनसेंस म्यूटेशन किसमें? वाई जीन में। तो वाई जीन किसको बना रहा है? परमिएज को बना रहा है। तो ट्रांस एसिटाइलेज नहीं, ट्रांस, वेरी नाइस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अरे ये बेटा मेरी बात तो सुन लो, ये कहना चाह रही है जेड ये रही, वाई ये रही, ए ये रही, तो जब जो वो आएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो वो पहले इस तरीके से रेप्लिकेट ट्रांसक्रिप्ट करता आएगा, तो जब ट्रांसलेशन होगा तो वाई और इसमें तो नॉनसेंस म्यूटेशन हुआ है,
ठीक है, तो ये तो बन जाएगा ना, ये तो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से ही तो रुक जाए तो अगला नहीं बनेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन बनेगी, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, बाकी कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बेटा, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल, अरे ये वाला रहने दीजिए, सदर्न ब्लॉटिंग वाला ये उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ये वाला रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखना, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, कल ही पढ़ाया बेटा हमने ये। कौन है? प्लाज्मिड, सबसे छोटे डीएनए को कैरी कर सकता है। कितने केबी के? 5 से 10 केबी, 5 to 10 केबी बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 हम कर चुके हैं मेरे हिसाब से, कर चुके हैं। 50 60 भी कर चुके हैं हम लोग, 60 भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63 भी हम कर चुके हैं। ठीक है, 63 भी हम कर चुके हैं। अब आपको एक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुंच जाएं। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 60 है जी। जितना छोटा डीएनए होगा उतना ज्यादा वो दूर मूव कर सकता है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या होगा चेल्सी का आंसर? बोले मेरी तो नींद ही नहीं उतर रही सर, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, है जी। सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड की मदद से हम इसे कर सकते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 हम कर चुके हैं, 76 हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 81, द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो आप देख रहे हो बड़े आसान से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें गहराई से नहीं पूछे गए हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर की रखते हो तो आप इन क्वेश्चंस को लगा पाओगे, थोड़ी बहुत भी। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, 85 जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर पहले 83 पढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बोला गया है अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, सेलेक्टेबल मार्कर को हम किस लिए यूज करते हैं? हेल्प इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। तो ये नीट 2019 का सबसे आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ना बेटा जल्दी से। इसमें से आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं। चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द, बेटे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें इनकरेक्ट ढूंढने बेटा। बेटा जब तक इथिडियम ब्रोमाइड नहीं डालेंगे तब तक डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते मेरे बेटा, इथिडियम ब्रोमाइड। तो आप केवल थर्ड सी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि जितना छोटा डीएनए है उतना ही दूर वो मूव करेगा, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो ए बी एंड डी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आप इस पे बोर्ड वाले क्वेश्चंस को आ जाइए, बोर्ड वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए। ठीक है, और इसमें बेटा आप
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ना बोर्ड वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। A and B are two different cloning vectors in two different bacterial colonies cultured in chromogenic substrate. Bacterial colonies with cloning vector A were colorless, while those with B were blue colored. Explain giving reason cause of difference in color that appeared. सर ए में बीटा गैलेक्टोसाइडस है और उसमें बी पे नहीं। मतलब A क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, और B क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसकी वजह से ही दोनों के बीच में कलर का डिफरेंस आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट आप देखिए, मेरी बात समझिए कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। हाउ इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को किस तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आपको पूरा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसमें एक्सप्लेन करना होगा। आप इसी तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा, जो कि यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 देखिए, ये भी आपको वही क्वेश्चन मिल रहा है। सिमिलरली आप देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आप सेम वही क्वेश्चन मिल रहा है। ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपको बेटा इनसे रिलेटेड पीबीआर से रिलेटेड मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 में सी पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर आप ये देखिए 50 में पीबीआर 322 पूछा गया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आपको क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। आपको डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाएगा, आप लेबल करेंगे। इन्होंने देखो लेबल के लिए बता भी रखा है कि ओरिजिन, रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, आपको रेस्ट्रिक्शन साइट BAM-H1, रेस्ट्रिक्शन साइट ECOR1, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो आपको उसका एक तो डायग्राम रखना पड़ेगा, किसका, पीबीआर 322 का डायग्राम रखना पड़ेगा। आपको उन साइट्स को याद करना पड़ेगा और आपको सारे फंक्शंस याद होने चाहिए। मतलब इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक याद होना चाहिए तो ये टॉपिक है। पीबीआर 322 आपको मस्ट है याद करने के लिए, मतलब इसमें क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा